मैं विनोद शुक्ला प्लेटफार्म सेंटर से आपके सामने बिहार सिविल कोड का जो सिलेबस लेकर के आया हूँ। और बच्चों का बहुत ही बच्चे परेशान थे कि सर एक सिविल कोड के लिए जो है आप एक बैच लेकर के आइए। तो मैं आपको ये सिविल कोड के जो सिलेबस हैं उसके एक एक टॉपिक पर मैं प्रकाश डालूँगा और आप देखेंगे कि हमें कैसे इसको जो टॉपिक दिए गए हैं किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कैसे करना होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको क्या करेंगे बताएंगे कि किस तरीके से करना है। आप देखिए पहला लिखा गया है गद्य और गद्यांश। क्या लिखा गया? गद्य और गद्यांश दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, गद्य क्या होती है? यह विचारों की चीज़ होती है। गद्य में क्या है? विचार होते हैं। गद्य क्या है? जिसमें लय तुक छंद नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गद्य। जिसमें लय न हो, तुक न हो, छंद न हो, उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें वर्ण मात्रा आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। गद्य क्या है? ये हमारे मस्तिष्क की चीज़ें होती हैं, इसीलिए गद्यांश दिए जाते हैं कि आप कितना उसके बारे में सोच सकते हैं, कितने अपने विचार रख सकते हैं। तो इसलिए आपको पहला क्वेश्चन आता है गद्य और गद्यांश। एक गद्यांश, गद्य अलग है, गद्यांश अलग है। गद्य शब्द को देखिए, गद्य में यह प्रत्यय लगा हुआ है, गद्य में क्या लगा हुआ है? यह गद्य लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ अब क्या है, परिवर्तन कर दिया गया। देवनागरी लिपियों में क्या आती थी, दिक्कतें आ रही थी, तो अब इसका रूपांतरित कर दिया गद्य। य क्या है? इसमें प्रत्यय है। तो मैंने बताया कि वह रचना जिसमें क्या हो, जिसमें न लय हो, न तुक हो, न छंद हो, न वर्ण है, न मात्रा, न गति आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। तो कहने का मतलब दिया गया। और ये गद्यांश है, गद्य का एक पार्ट और गद्य का एक अंश। गद्य का एक अंश आपके सामने प्रस्तुत होगा और उस गद्य के अंश से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुख्यतः बातें क्या होती हैं गद्यांश में? गद्य के अंश में जो है आपसे क्या पूछा जाता है? शीर्षक। शीर्षक पूछे जाते हैं और शीर्षक से क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। शीर्षक पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। आप क्या करेंगे? गद्यांश को आप पढ़ लेंगे। गद्यांश किस विषय पर दी गई है? अगर गद्य का कोई अंश है तो वह किसी विषय पर, किसी विशेष बात पर क्या है? लिखा गया है। यह वह विज्ञान से संबंधित है कि वह साहित्य से संबंधित है, वह किससे संबंधित है? जिससे संबंधित होगा वही क्या होगा? आपका शीर्षक होता है। अगर विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, विज्ञान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है, तो अगर विज्ञान पर लिखा गया तो विज्ञान ही क्या होगा? उसका शीर्षक होगा। अगर आगे और पढ़ेंगे, जब टॉपिक में आगे और जाएंगे, अगर वह विज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करता है तो वहाँ हम क्या करेंगे? 4 विकल्प दिया रहेगा कि आप ये बताइए कि ये इस गद्यांश का शीर्षक विज्ञान है या विज्ञान का महत्व है या वैज्ञानिक युग की मांग है, क्या है? अब तो आपको गद्य पढ़ने पर ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो पहले मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या है, कि यह विज्ञान पर लिखा गया है। विज्ञान शब्द से ही कहने का मतलब इसका शीर्षक बनेगा। तो आगे अगर आप पढ़ लेते हैं कि विज्ञान के जो दिया गया है कि माने विज्ञान के महत्व को बता रहा है या वैज्ञानिक युग की बातें करता है, किस चीज़ को वहाँ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको शीर्षक मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ आप ये देख लीजिए, ये गद्यांश है, इसी गद्यांश में ही सारी चीज़ें समाहित है। आगे जो भी दिया गया है आप जान लीजिए, यह अव्यय है, प्रत्यय है, समानार्थी शब्द है, मुहावरा है, ये सब समास है, ये सब गद्य में ही क्या होते हैं? समाहित होते हैं।
ये सब क्या है, गद्य में ही समाहित होते हैं। गद्य में कोई गद्यांश लिखा गया है तो उसमें मुहावरा भी रहेगा, संज्ञा भी रहेंगे, सर्वनाम भी रहेंगे, विलोम शब्द भी रहेंगे, समास भी रहेगा, कारक भी रहेगा, संधि विच्छेद ऐसे शब्द होंगे जिसके संधियां भी हो सकती हैं। तो गद्य में क्या होता है कि गद्य से अगर क्वेश्चन करता है तो गद्य में सारे व्याकरण माने गद्य के जो शब्द के भेद हैं वह सारे उसमें समाहित होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। ये सब अगर कोई गद्य का कोई एक अंश लिखा गया है तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप केवल इसे गद्यांश न माने, यह गद्यांश में ये आपकी सारे व्याकरण क्या होते हैं, समाहित होते हैं। तो हमें गद्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या गद्यांश दिए जाएंगे, शीर्षक रहेगा, उससे आपको क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। उसी में कोई शब्द दे देगा, उससे भी पूछ सकता है कि इस शब्द में आप बताइए कौन समास है, इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, इस शब्द में जो सर्वनाम दिया गया ये कौन सा सर्वनाम है, इस शब्द का हमें विलोम बता दीजिए। तो वो तो गद्य से कई तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो यह है कि गद्य अंश से क्या पूछे जाते हैं, शीर्षक, और गद्य से जो दिए जाते हैं कुछ क्वेश्चन होंगे उससे संबंधित वह प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे क्या है देखिए, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा के कई नाम हैं। चेतन है, संज्ञा का एक नाम क्या है, चेतन है, नाम है, ज्ञान है। तो संज्ञा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, सम धन ज्ञा, आपको मैं बता रहा हूं, जान लीजिए। संज्ञा का मतलब क्या है, सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा। सम माने होता है संपूर्ण, सम माने क्या होता है, संपूर्ण, ज्ञा माने जानना। हम एक शब्द में कहेंगे तो क्या करेंगे, सम्यक जानना, सम्यक जानना। सम्यक जानना क्या होता है, सम्यक जानना। सम्यक जानना का मतलब हो गया पूरी तरह से जानना, शब्दों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना कि शब्द क्या होते हैं। संज्ञा का मतलब दिया गया कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना या सम्यक जानना, ये संज्ञा शब्द है। संज्ञा का मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के कई नाम हैं, जैसे नाम भी कहते हैं, चेतन भी कहते हैं, नाम भी कहेंगे, चेतन भी कहेंगे, इसके कई नाम हैं। ज्ञान भी कहेंगे। तो संज्ञा के हम क्या करते हैं, संज्ञा के कई नाम हैं। तो संज्ञा है क्या, अब इसके आधार पर किस सेंस में इसका अर्थ लिया गया, परिभाषा ली गई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की सम्यक जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तीन चीजें तो महत्वपूर्ण है। किसी भी शब्द, संज्ञा शब्द से क्या है, किसी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान का बोध होता है, उसके भाव में गुण है, दशा है, कार्य का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो संज्ञाओं के बारे में हमने आपको बताया। संज्ञाएं तीन ही प्रकार की होती हैं। एक क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में बार बार पूछा जाता है। इससे निश्चित है कोई न कोई क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जैसे कह दिया गया गंगा, गंगा क्या है, तो गंगा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लिख दिया गया रामायण, रामायण क्या हो गई, रामायण भी क्या है, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पटना लिखा गया, लिख दिया गया पटना में कौन सी संज्ञा, तो आप बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह संज्ञा बहुत ही पूछी जाती है परीक्षाओं में।
क्योंकि इसकी सही परिभाषाएं होती हैं, और जानने के लिए जो आपको सरल रूप में तैयार हो जाता है कि जब किसी शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। रामायण क्या है? एक वस्तु है। रामचरितमानस क्या है? एक वस्तु है। तो उसने ये कहा कि जब भी जिस शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पटना से एक ही स्थान का, एक ही शहर का बोध हुआ, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जब किसी शब्द से एक विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का बोध होता है तब भी उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप देखिए, गंगा क्या है? एक विशेष नदी है। गंगा क्या है? एक विशेष नदी है। तो गंगा से क्या हुआ? गंगा शब्द क्या है? गंगा अगर नदी गंगा लिखा गया तो गंगा क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब इसमें दिक्कतें क्या आती हैं? बच्चे क्या करते हैं? व्यक्ति के नाम से, जैसे मोहन लिख दिया गया। जैसे आपको क्या किया गया? मोहन अगर लिख दिया गया तो आप जान जाते हैं मोहन व्यक्तिवाचक। तो ठीक है, मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर गंगा लिखा गया तो गंगा भी क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि गंगा से एक विशेष नदी का बोध हो रहा है। गंगा एक क्या है? स्पेशल रिवर, विशेष नदी है, इसलिए गंगा भी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो आपको देखिए, सही में मायने में संज्ञाएं मात्र क्या होती हैं? विशेष रूप से मुख्यतः 3 ही प्रकार की होती हैं। जो व्याकरण कहता है, सुन लीजिए, जो व्याकरण कहता है संज्ञाएं 3 ही प्रकार की होती हैं। आप देखिए, एक तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसी जातिवाचक में समूह और द्रव्यवाचक आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? समूह और द्रव्यवाचक संज्ञाएं आ जाती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जिससे किसी जाति का, पूरे जाति का बोध होता है। जिस शब्द से पूरे जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने लिखा गाय, बहुत साधारण शब्द आपके सामने रख रहे हैं कि जो शब्द प्राय, जैसे लिखे आप गाय, गाय से पूरे गाय का बोध हो गया। माने जितनी भी गाय होती हैं, जितनी भी गायों की प्रजातियां होती हैं, सारे का बोध हो रहा है। गाय शब्द कहने से क्या हो गया? जितनी गाय की प्रजातियां हैं, सारी प्रजातियां गाय के अंदर आ गई। अगर आपने नदी कहा, आपने नदी लिख दिया, तो नदी से क्या है? जितनी नदियां हैं, चाहे भारतवर्ष में या विश्व में, सारी नदियों का बोध हो गया। गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, जो भी है, नर्मदा, कोसी, सारी नदियों का, बेतवा, ताप्ती, तमाम नदियां हैं। तो हमको मतलब नदियों के नाम लेने से नहीं मतलब है। हमारा मतलब क्या है कि पूरे नदी के जितनी हैं नदियां, जितने तरह की जितने नदी होती हैं, सारे के बोध हो जाते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, जब किसी, जैसे पशु कहे तो पशु से पूरे पशु जाति का बोध हो गया। पशु आप लिखे, पशु लिखे, तो पशु से जितने पशु हैं, सारे पशुओं का क्या हो गया? बोध हो गया। उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक। अब इसी जातिवाचक को हम क्या करते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। जातिवाचक में एक समूहवाचक होता है। समूहवाचक, यह जातिवाचक के ही अंतर्गत आता है। समूहवाचक में ऐसा शब्द जिससे पूरे समूह का बोध हो। समूह में एक व्यक्ति नहीं होगा, कई व्यक्ति होंगे। जैसे आपने कहा झुंड, झुंड का मतलब दिया गया झुंड, यह पक्षियों का झुंड है। हमने लिखा यह पक्षियों का क्या है? झुंड है। तो झुंड में क्या है? एक पक्षी तो है नहीं,
एक से अधिक पक्षी हैं। जैसे आपको क्या लिखेंगे, भीड़, भीड़ शब्द लिख दिए। भीड़ में क्या है, तमाम, भीड़ का मतलब जिसमें तमाम लोग होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, भीड़। अब आप देखिए तो शब्द हैं जैसे सभा है, संस्था है, सभा है, संस्था है, संस्था में एक व्यक्ति नहीं होगा। तो जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जैसे मान लीजिए सप्ताह, आप कॉमन शब्द में आइए, जैसे आप लिखते हैं सप्ताह, सप्ताह में क्या है, सप्ताह क्या है, दिनों का एक समूह है। सप्ताह क्या है, एक दिनों का समूह है। सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इतने दिन मिल करके क्या बता, सप्ताह से एक दिनों के समूह का बोध हो रहा है। और उसी को आप देखिए, अगर हमने कहा सोमवार तो ये व्यक्तिवाचक हो गया कि नहीं हो गया। सोमवार से क्या हुआ, केवल सोमवार का बोध हो रहा है, एक दिन का बोध हो रहा है, इसलिए वह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अब जैसे माह कहते हैं, महीना जिसे कहते हैं माह, माह अगर कह देंगे तो माह से पूरे समूह का बोध हो गया। माह में जो भी माह आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, या उसमें ऐसे कहें कि चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, जो भी कहते हो। तो मतलब ये हमको ये जानना था, इससे हमको नाम से नहीं मतलब था। अगर जनवरी कहा गया तो वह क्या हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई। जनवरी से केवल 1 जनवरी का बोध हो रहा है। तो आपको ऐसे पढ़ना है, तो अब उसी तरीके से दिया गया है। बहुत हम सब पर आप डिटेल करना चाहते हैं, एक ही को नहीं। इसके बाद द्रव्यवाचक है, समूह के बाद द्रव्यवाचक है, माने ऐसे शब्द जिससे द्रव्य का बोध हो, जिसे मापा या तौला जा सकता हो, जिसे मापा या तौला जा सकता हो। जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, ये क्या है, जिसकी माप तौल की जा सकती है। दूध है, अब बताइए, माने जिसे मापा और तौला जा, जिसकी गणना माप और तौल में होती है, वह क्या होते हैं, द्रव्यवाचक होते हैं। जिसकी गणना माप तौल में नहीं होती है, सुन लीजिए, तो कहने का मतलब दिया गया, जिसकी गणना माप तौल में की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। तो दिया गया, जैसे दिया गया माप तौल हो रहा है कि 2 किलो लिखेंगे, 3 किलो लिखेंगे, यहाँ 1 लीटर लिखेंगे, इस तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। इसके बाद क्या आता है, भाववाचक संज्ञाएं आती हैं। ये थोड़ा सा और कठिन होती हैं। भाववाचक, जिससे क्या होता है, जिस शब्द से किसी के गुण, दशा, व्यापार, कार्य का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाओं में जैसे मधुर है, विशेषण है, तो मधुर से क्या बना दिए, मधुरता। तो भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, जाति से भी भाववाचक बनेगा, क्रिया से भी, खेलना, खेलना लिख दिया गया, खेलना क्रिया है, तो खेलना से क्या हो गया, खेल। खेलना का भाववाचक क्या बना, खेल। खेल कौन शब्द है, खेल भाववाचक संज्ञा है। तो आपको दिया जाएगा कि जातिवाचक से भी भाववाचक बनेगा, विशेषण से भी भाववाचक बनेगा, अव्यय से भी भाववाचक बनेगा। देखो जैसे ऊपर लिखा गया, ऊपर क्या है, अव्यय है, और कहा गया ऊपरी शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक में यह स्थानवाचक संज्ञा है। ऊपर शब्द क्या है, स्थान को व्यक्त करता है। तो दिया गया ऊपरी लिख दिए तो क्या हो गया, भाववाचक हो गया। तो इस तरीके की संज्ञाएं आपसे पूछी जाएंगी, और भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक से भी भाववाचक बनेंगी, विशेषण से भी भाववाचक बनेंगी, क्रिया से भी भाववाचक बनेंगी, अव्यय से भी भाववाचक बनेंगी, और सर्वनाम से भी भाववाचक बनेगी। तो हमको क्या करना है, ये संज्ञा बहुत ही विधिवत रूप से पढ़ना है। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं, सिविल कोड अलग है और बिहार जैसे पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती दोनों अलग है। क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छी हिंदी पूछी जाती है। आप देखते होंगे जज, जैसे मान लीजिए
जब बैठते हैं और उसमें जब बहस होती है तो किस तरीके की हिंदी का यूज़ किया जाता, प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपको बहुत अच्छी हिंदी, बहुत अच्छे संज्ञा, बहुत सर्वनाम की ज़रूरत है। आप देखिए सर्वनाम में क्या दिया गया, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। अगर सर्वनाम के भेद पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के अगर भेद पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि सर्वनाम के भेद तो 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद जो मान्य है वह कितने होते हैं? 6। लेकिन अगर ये पूछा गया कुल सर्वनाम कितने होते हैं तो 11। कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? कुल सर्वनामों की संख्या क्या होती है? सर्वनामों की संख्या क्या होती है? 11। कुल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर्वमान्य सर्वनाम क्या हैं? 6 हैं। इसमें भी कुछ विद्वानों ने क्या किया है? 5 ही सर्वनाम माना है। कुछ विद्वान ने 5 ही माना है, लेकिन सर्वमान्य क्या है? 6 हैं। कि क्योंकि जो निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम को निजवाचक, सुन लीजिए, निजवाचक सर्वनाम को कुछ विद्वान क्या करते हैं? निजवाचक सर्वनाम को कुछ विद्वान क्या मानते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम को कुछ विद्वान क्या मानते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। लेकिन आपको ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया, लेकिन आप सर्वमान्य मत क्या है? 6। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 6। कुल सर्वनाम क्या होते हैं? 11। तो आप जब क्या करेंगे, आप आएंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें और डिटेल में बताई जाएंगे। क्योंकि क्लासेस शुरू हैं 4 बजे से। क्या होगा? सिविल कोड के स्पेशल बैच ऑनलाइन चल रहे हैं, केवल ऑनलाइन हिंदी स्पेशल बैचेज चल रहे हैं। तो आप जब उसे गहराई से पढ़ेंगे तो आपको उसकी स्पष्ट जानकारी होगी। अब आप देखिए यहाँ दिया गया है छंद। छंद बताया गया है। छंद का मतलब होता है छिद धातु से बना है। छंद किससे बना है? छिद धातु से। ये सब क्वेश्चन किए जा सकते हैं आपको। छंद शब्द क्या दिया गया? छंद शब्द छिद धातु से बना हुआ है। छिद धातु है। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। तो धातु का मतलब क्रिया, लेकिन वह क्रिया का मूल रूप होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? छंद। अब सुन लीजिए, छंद की सर्वप्रथम परिकल्पना पिंगल शास्त्र ने किया था। पिंगलाचार्य नाम के एक ऋषि थे। आप जान लीजिए कि छंद की सर्वप्रथम परिकल्पना या छंद के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे पिंगल। पिंगल नाम के एक ऋषि थे, जान लीजिए। पिंगल नाम के एक क्या थे? पिंगल नाम के ऋषि थे, जिन्होंने सर्वप्रथम छंद की परिकल्पना किया था। इसीलिए छंद का एक दूसरा नाम क्या है? पिंगल। क्या नाम है? पिंगल को भी हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। पिंगल को भी हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तब पिंगल नाम के ऋषि के नाम पर ही से पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, छंदों के प्रकार क्या हैं? छंद क्या है? छिद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या प्रसन्न चित्त करना। तो छंद की परिभाषा क्या होती है? आप जो कविताएं पढ़ते हैं वो क्या होती हैं? छंद में होती हैं। छंद में जिसमें वर्ण है, मात्रा है, लय है, तुक है, गति है, विराम है, इस सब का जिसकी कविता की रचना करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ऐसी रचनाओं को हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे।
अब छंद में छंद के भेद किए गए हैं। मुख्यतः देखिए छंद 3 ही प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं वर्णन 4 प्रकार का भी लिखा गया है, लेकिन सभी लोगों ने अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय थी, लेकिन सर्वमान्य जो मत है वह छंद 3 ही होते हैं। कहीं उभय छंद लिख दिए गए हैं, 4 छंदों की बात की गई है, लेकिन सर्वमान्य मत से हमें चलना है। क्या चलना है? सर्वमान्य मत। सर्वमान्य मत जिसको सारे विद्वान मानते हैं, वही चीज आपसे क्या होती है? पूछी जाती है। तो आपको ये दिया गया कि सर्वमान्य मत क्या है? छंद के 3 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, नंबर दूसरा क्या दिया गया? वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, और उसके बाद दिया गया मुक्तक छंद। मुक्तक छंद तो दिया गया मुख्यतः 3 ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं की गणना क्या होती है? 4 की भी हो जाती है, लेकिन छंद क्या होते हैं? मुख्यतः मात्रिक छंद होते हैं। मात्रिक छंदों में क्या होता है? जिस छंद की हम पहचान मात्राओं के आधार पर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। तो जिसमें दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, बरैवह है, ये सारी चीज़ें आपसे क्या की जाती हैं? पूछी जाती है। रोला है तो दिया गया, तो ये सब दिया गया। इसके बाद वर्णिक छंद क्या होता है? जहाँ वर्णों का ध्यान रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। और ये मुक्तक छंद क्या होता है? ये स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर लिखा जाता है। इसमें लय तुक का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इसमें न मात्राओं का ध्यान है, न वर्णों का ध्यान है। यह स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर इस छंद की रचना होती है। जैसे निराला थे, ये मुक्तक छंद के कवि थे। तो जो नए कवि आ रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं? अपनी कविताएं मुक्तक छंद में ही लिख रहे हैं। अब आगे बताते हैं। छंद हो गया, ये अलंकार है। आगे देखिए, अलम धनकार। अलम माने भूषण होता है, जो आभूषित करता है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रवर्तक कौन थे? जैसे काव्य की आत्मा क्या है? रस है। किसी ने रस को माना है, किसी ने अलंकार को माना है। तो अलंकार का मतलब जो होता है कि अलंकार जिससे, जिस शब्द से कविता की शोभा बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार। माने मनुष्य की शोभा कैसे बढ़ती है, उसी तरीके से कविताओं में क्या होती है कि जिससे क्या होती है, जिस शब्द से क्या होती है कविता की कविता बढ़ती है। माने अलंकार क्या है? इसके शब्द और अर्थ 2 उपकरण हैं। शब्द और अर्थ 2 उपकरण हैं। कविता की शोभा शब्द और अर्थ के कारण बढ़ती है। जिन उपकरणों के द्वारा कविता की शोभा बढ़ती है उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 उपकरण हैं, शब्द और अर्थ। तो जब कविता की शोभा शब्द के कारण बढ़ती है तो शब्दालंकार, जब कविता की शोभा अर्थ के कारण बढ़ती है तो क्या होता है? अर्थालंकार। ये चीज़ें अब आप देखिए। शब्दालंकार के भेद बहुत पूछे जाते हैं। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद में कुछ विद्वानों ने 5 माना है, कुछ ने 7 माना है। शब्दालंकार के भेद क्या होते हैं? कुछ विद्वानों ने 5 माना है, कुछ ने भी 7 माना है। तो शब्दालंकार अधिकतम क्या होते हैं? 7 ही प्रकार के होते हैं, जिसमें यमक अलंकार है, अनुप्रास है, श्लेष है, पुनरुक्ति है, विप्सा है, वक्रोक्ति है, पुनरुक्त पदाभास है। यही अलंकार क्या होते हैं? 7 अलंकार होते हैं जो शब्दालंकार के भेद होते हैं। तो आपको क्या करना है? अलंकार पढ़ना है। कोई कविता दे दी जाएगी, उसमें क्या करना है? आपको अलंकार बताना होगा। कभी कभी एक कविताओं में 2-2, 3-3 अलंकार हो जाते हैं।
इस बात का भी ध्यान हमें रखना है कि आप एक कविता में एक ही अलंकार पढ़ कर के गए और मान लीजिए वह कविता आ गई और विकल्प में वह चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप कहेंगे कि इसमें तो मैं यही अलंकार पढ़ा था, यह तो अलंकार विकल्प में नहीं दिया गया है। इसलिए आप क्या करें, अलंकार का सही अध्ययन करें कि एक कविताओं में दो दो अलंकार हो सकते हैं। तो इस तरीके की अपनी जो है पढ़ने की ट्रेजेडी बनावें, क्योंकि 35 नंबर की हिंदी आएगी, 35 नंबर कम नहीं होता है। उसकी वैल्यूएशन आप क्या करें, उसकी प्राथमिकता समझें। आगे दिया गया अब अर्थालंकार। जब कविता की शोभा अर्थ के कारण बढ़ती है तो क्या होता है? अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद में विद्वानों में मतभेद है। 120 अलंकारों तक की बात की गई है कि अर्थालंकार 120 हैं, 75 हैं, 80 हैं। भामह ने अलग माना है, दंडी ने अलग माना है, तमाम है। तो उसमें आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जाने की ज़रूरत नहीं है। माने मुख्यतः क्या अलंकार आते हैं? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, भ्रांतिमान है, मानवीकरण है, विभावना है, विशेषोक्ति अलंकार होते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं, अतियुक्त अलंकार होता है, तदगुण होता है, अतदगुण होता है। तमाम तरह के अलंकार मैंने बताया ना कि अर्थालंकार की कोई सीमा नहीं है। अर्थालंकार में 120-80 तक के अलंकार हैं, लेकिन जो मुख्यतः अलंकार आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मानवीकरण पूछा जाता है, अतिशयोक्ति पूछा जाता है, संदेह पूछे जाते हैं, भ्रांतिमान पूछे जाते हैं, इस तरीके के अलंकार आपसे पूछे जाते हैं, उन अलंकारों को ही बताया जाएगा। आगे दिया गया विलोम शब्द दिए गए हैं। विलोम शब्द दिए गए हैं। विलोम शब्द सुन लीजिए, विलोम शब्द दिए गए हैं। हर शब्द का एक निश्चित विलोम होता है। जैसे रंक है तो रंक का राजा, रंक का धनवान भी हो सकता है। रंक का दिया गया राजा, रंक और राजा दो हैं तो रंक का धनवान भी हो जाएगा। यह तो विकल्प के आधार पर आपको करना है। दूसरी चीज़ आपको थोड़ा ये ध्यान ले देना है कि विलोम में क्या होता है, यह सजातीय होते हैं। ये क्या होते हैं? सजातीय होते हैं। जैसे अगर कोई विलोम संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा होगा, अगर कोई मधुर है तो उसका माने विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण होगा, अगर कोई शब्द क्रिया है, क्रियापद है तो उसका विलोम क्रियापद होगा। ये विलोम की वास्तविकताएं हैं। वैसे आपको विकल्प में क्या मिलता है, आप तो विलोम पढ़ करके जाते हैं और इतनी जानकारी नहीं रहती है, आप विलोम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं आपको रटी रटाई मिल जाती हैं, वो तो सही हो जाती हैं। जब नहीं मिलती हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है कि क्या यह संज्ञा है कि क्रियापद है कि विशेषण है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, विलोम की बड़ी माइनर चीज़ें हैं, ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसके बाद दिया गया समास दिया गया। दो शब्दों या दो पदों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास। दो शब्दों और दो पदों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में क्या है, समास क्यों ले आए जाते हैं? एक शब्द में अधिक अर्थ छिपे होते हैं। एक शब्द में क्या होता है, अधिक अर्थ छिपे होते हैं। शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में क्या होता है, शब्दों और पदों का मेल होता है। समास में क्या होता है, शब्दों और पदों का मेल होता है। समास और संधि दोनों में अंतर जान लीजिए। समास में क्या होगा, शब्दों का मेल होगा। समास में शब्दों का मेल होगा। ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है, समास में शब्दों और पदों का मेल होता है। शब्दों और पदों का मेल होता है। शब्दों और पदों का मेल होता है। संधियों में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। संधि में क्या होगा, वर्णों का मेल। संधि में वर्णों का मेल होगा। संधि में वर्णों का मेल होगा। संधि में क्या होगा, वर्णों का मेल होगा। तो संधि समास में
क्या है, समास में आपको समास भी पढ़ाए जाते हैं। समास से मुख्यतः 6 प्रकार के बताए जाते हैं। समास 4 ही प्रकार के होते हैं। एक अव्ययी भाव समास होता है, जिसका पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। प्रायः उसमें उपसर्ग जो लगे होते हैं वह भी अव्यय ही माने जाते हैं। दूसरा शब्द क्या है आपका, कर्म तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के ही भेद क्या हैं, कर्मधारय समास हैं और द्विगु समास हैं। तीसरा क्या है, बहुब्रीहि समास है। चौथा क्या है, द्वंद्व समास है। तो ये जब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे तो वह चीज़ें मैंने डिटेल करेंगे। तो उसका मतलब यह है कि आप क्या करें, इसके समास के बारे में देखें और समास को पहचानें। समास में कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें 2-2 समास होंगे। यह चीज़ें बार बार परीक्षाओं में आ रही हैं क्योंकि समास अगर विग्रह करके पूछा जाए तो समास क्या होगा, तब उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके बाद दिया गया कारक। संस्कृत हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8। संस्कृत में क्या होते हैं, 6 हो जाते हैं। संबंध और संबोधन का सीधे क्रिया से संबंध नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं, संस्कृत में 6 ही संस्कृत में 6 ही कारक माने गए हैं और हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, 8। आगे दिया गया है पुस्तक और लेखक। जो फेमस कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, तुलसी की जो है रचनाएं हैं, रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है। प्रेमचंद के बारे में, उपन्यासों के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएंगी। कबीर के जो बीजक हैं यह है सूरदास हैं, तुलसी है, मीरा है, जायसी है। और विशेष रूप से जो बिहार से रिलेटेड हैं, विद्यापति हैं, उनके बारे में है। रामधारी सिंह दिनकर है, उनकी कविताओं के बारे में, माने जो बिहार से रिलेटेड है उसके बारे में विशेष रूप से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे दिया गया अव्यय और प्रत्यय। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय जिसका कोई भी व्यय न होता हो, माने जिसके ऊपर लिंग वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। तो इस तरीके के समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अव्यय के भेद 4 होते हैं। क्रिया विशेषण भी क्या है, एक अव्यय है। प्रत्यय दिया गया है। प्रत्यय मात्र क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। सबके भी भेद है। कृत प्रत्यय एक होता है जो क्रियाओं के साथ जोड़े जाते हैं प्रत्यय, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जोड़े जाते हैं उसे तद्धित प्रत्यय करते हैं। संधियाँ पूछी जाती हैं, संधि विच्छेद पूछे जाते हैं। संधियाँ मात्र क्या होती हैं, सम धन धी इक्वल क्या होती है, संधि। आप देखिए सम धन धी इक्वल क्या होती है, संधि। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है। स्वर संधियों के भी भेद हैं, व्यंजन संधियों के भी भेद हैं, विसर्ग के भी भेद हैं। इसके बाद दिया गया समानार्थी शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्द पूछा जाएगा। आप देखिए दोनों देखने में समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी दिया गया। जैसे आपने लिखा तरड़ी, तरड़ी माने ना होती है, और यही तरड़ी जैसे ऐसे कर दिए तो तरड़ी माने सूर्य हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें आपको क्या करेंगे, पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। ये मुहावरा क्या है, मुहावरा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत या अभ्यास। यह एक वाक्यांश होते हैं। इसके क्या होते हैं, एक विशिष्ट अर्थ होते हैं, एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आप सिविल कोड के बैचेज हमारे यहाँ स्टार्ट भी हैं। 4 बजे से स्पेशल बैच सिविल कोड के चल रहे हैं, और आप इसका लाभ अगर लेना चाहते हैं तो आप करके एक संस्थान पर आप संपर्क
कर सकते हैं। धन्यवाद।